जिनका भी पेपर 12 अगस्त या उसके बाद है रेलवे ग्रुप डी का, ये वीडियो ज़रूर देख कर जाइएगा। आपको एक क्वेश्चन इस वीडियो से ज़रूर मिलेगा। साथियों, देर ना करते हुए ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने केमिस्ट्री की कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन दे रखी हैं जो आगामी शिफ्ट में ज़रूर आपको देखने को मिलेंगी। पहला हमने रखा है, देखिए, संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला जिसमें से मैंने रखा है कि बिना बुझे चूने को हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, CaO। और बुझे हुए चूने को हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ें हैं, एक बिना बुझा हुआ चूना जिसे हम कली चूना भी कहते हैं, उसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझे हुए चूने को कहते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसकी हम जल से अभिक्रिया कराएंगे, H2O के साथ क्रिया कराएंगे, तो आप सभी को मालूम है कि H2O में H+ और OH- आयन मौजूद है। तो वो क्या करेंगे कि कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप मिलेगा। अब हम इसका यूज कहाँ करते हैं? तो आप देख लीजिए, सफ़ेदी के लिए हम वाइट वॉशिंग जब भी करते हैं तो हम कली चूना लेकर के आते हैं और उसमें पानी डालते हैं तो हमें बुलबुले निकलेंगे। बुलबुले क्यों निकलते हुए दिखाई देते हैं? क्योंकि उष्मा निकलती है। तो जब उष्मा निकलेगी तो ये बाबू कौन सा अभिक्रिया है? उष्मा छेपी अभिक्रिया है। जिसमें बाहर निकले वो छेपी है, एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है। तो क्वेश्चन आता है कि हमारा वाइट वॉशिंग में किस चूने का उपयोग किया जाता है या किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो आप कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगले रिएक्शन पर चलते हैं। अगला रिएक्शन है चूना पत्थर का तापीय अपघटन, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन किसे कहते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं। सॉलिड अवस्था में अगर हम इसे गर्म करेंगे, तापीय अपघटन का मतलब हो गया, थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब हो गया तोड़ना। किसमें तोड़ेंगे? कैसे तोड़ेंगे? तो इसे गर्म करके तोड़ेंगे। तो जैसे ही हम गर्म करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, तो हमें यही देखिए कली चूना, अभी कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना मिलेगा। और यहाँ से जब भी किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, गैस निकलती है। आप कुछ गर्म करेंगे तो गैस निकलेगी, और ये जो गैस निकलेगी वो कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 निकलेगी। और CO2 जब निकलती है तो हमेशा जो अभिक्रिया होती है वो उष्मा शोषी होती है। आप वैसे भी देख सक रहे हैं कि आपने क्या किया है, हीट दिया है, हीट निकलेगी तो छेपी, उष्मा छेपी, और हीट ग्रहण कर लिया तो उष्मा शोषी, शोषण कर लिया, उसको सोख लिया, तो क्या है? उष्मा शोषी अभिक्रिया है, इंडोथर्मिक या तापीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए ये दोस्तों, ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2022 और ALP 2018 में पूछा गया है। आगे चलते हैं, तीसरे नंबर पर फेरस सल्फेट का अपघटन, डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। देखिए ज़रा ध्यान से डिस्क्रिप्शन देखिएगा, यहाँ लिख रखा है मैंने, हरा थोथा कहते हैं, कभी कभी आ जाता है हरा थोथा। ठीक है, हरा थोथा अगर पूछ लिया गया तो FeSO4 के साथ 7 जल के क्रिस्टल अणु मिले होते हैं। FeSO4 फेरस सल्फेट के साथ 7 H2O का क्रिस्टल होगा, जलीय क्रिस्टल होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? हरा थोथा कहेंगे। गर्म करने पर हरे रंग या भूरे रंग का फेरिक ऑक्साइड मिल जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड या ट्राईऑक्साइड गैस निकलती है। तो चूँकि ये भी क्या है, इसमें भी उष्मा लग रही है, इसलिए यह उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, इंडोथर्मिक होगी। और फेरस सल्फेट को जब गर्म करेंगे हम तो क्या निकलेगा, क्या मिलेगा हमको? फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे, फेरस को जब भी गर्म करेंगे तो फेरिक बनेगा, फेरस को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? फेरिक बनेगा, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड। चूँकि ध्यान दीजिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है, इसलिए हरा रंग, सल्फर कैसा होता है? हरे रंग का होता है। तो हरे रंग का या हरे से भूरा, मतलब ज़्यादातर उसमें क्या होगा? हरा रंग होगा। क्यों? क्योंकि सल्फर हरा होता है, तो हरे रंग का गैस जब भी पूछे तो हरा थोथा इसीलिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सल्फर है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? हरा थोथा कहते हैं। आगे चलते हैं साथियों, अगला है लेड नाइट्रेट का
तापीय अपघटन। तापीय अपघटन करने के लिए डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट हमें हमेशा ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो जब भी कोई तापीय अपघटन पूछे तो वह हमेशा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, उसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है। तो जैसे ही हम लेड नाइट्रेट का क्या करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, उसे हीट देते हैं, तो भूरे रंग का धुआं, देखिए लेड रहेगा तो भूरे रंग का धुआं, और अगर सल्फ़र है जहाँ वहाँ हरे रंग का धुआं, और गैस ज़रूर निकलेगी। जब किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो कौन सी निकली है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और कौन सी निकली है, ऑक्सीजन भी निकली है। तो याद रखिएगा, लेड नाइट्रेट को जब भी गर्म करेंगे, तापीय अपघटन करना है तो गर्म करेंगे, जब भी गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बन गया, और आपकी NO2 निकली और O2 निकली। ठीक है, तो जब भी लेड है तो भूरे रंग का धुआं, और जब भी सल्फ़र है तो हरे रंग का धुआं। ऊष्मा ग्रहण कर रहा है, इसलिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। आगे चलते हैं, जल का विद्युत अपघटन। जल के विद्युत अपघटन के बारे में अगर मैं कहूँ, जल का विद्युत अपघटन, तो जल का जब भी हम विद्युत अपघटन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, H+ आयन मिलता है, OH- आयन मिलता है। तो प्लस जाएगा माइनस की तरफ और OH जाएगा प्लस की तरफ। तो भैया कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। कैथोड पर एकत्र हाइड्रोजन गैस का आयतन एनोड पर एकत्र ऑक्सीजन के गैस का 2 गुना होता है। जी हाँ, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब भी इसमें हम कैथोड एनोड लगाकर जब भी हम जल अपघटन करेंगे, किसका जल अपघटन करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे, जब हम जल का विद्युत अपघटन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करेंगे, 2 कैथोड एनोड 2 तार लगाएंगे, ठीक है, और बैटरी लगा करके जब भी हम जल अपघटन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, H+ आयन हाइड्रोजन पर प्लस होता है तो वो कैथोड पर माइनस होता है। तो कैथोड पर जाकर एनोड मतलब प्लस होता है, एनोड मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो ऑक्सीजन OH- ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस होता है, हाइड्रोजन पे प्लस होता है। तो हाइड्रोजन गया कैथोड पर और ऑक्सीजन गया एनोड पर। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये आयतन का अगर पूछ ले, वॉल्यूम क्या होता है, तो हमेशा रेशियो 2:1 होता है। मतलब हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, इसीलिए क्या बना है, H2O। यहाँ से याद कर सकते हैं, अगर रेशियो पूछे 2:1, हाइड्रोजन होगा 2 और ऑक्सीजन होगा 1। अगले पर चलते हैं। सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश रासायनिक अपघटन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ध्यान दीजिएगा, सिल्वर क्लोराइड AgCl, चांदी है इसमें, जब उसको सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो ग्रे कलर का, धूसर रंग मतलब ग्रे कलर के चांदी में बदल जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम पुराने ज़माने में फ़ोटोग्राफी करते थे तो आप सभी लोगों को पता होगा कि नेगेटिव बनता था, और नेगेटिव बनता था तो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो आता था। तो ध्यान दीजिए, उसमें किसका यूज करते हैं हम, AgCl का यूज करते हैं, सिल्वर क्लोराइड का यूज करते हैं। तो अगर कभी पूछा जाए कि ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी के लिए किसका यूज होता है, तो ध्यान दीजिएगा, सिल्वर क्लोराइड का यूज होता है। एक ही साथ मैंने कई सारी चीज़ों को पिरो के रखा है जिससे कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, आपका रिएक्शन भी तैयार हो जाएगा और उससे बनने वाले क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। साथियों, देर न करते हुए अगले स्लाइड पर चलते हैं। विस्थापन एवं द्विविस्थापन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, लोहे और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया। जैसे ही हम देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, लोहे की अभिक्रिया, फेरस की अभिक्रिया हमने CuSO4 से करा दी, तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापन हुआ। Cu की जगह Fe ने ले ली, Fe की जगह किसने ले ली, Cu ने ले ली। मतलब लोहे की जगह कॉपर ने ले ली और कॉपर की जगह लोहे ने ले ली। तो क्या बना, FeSO4 बना और उसके साथ क्या, कॉपर अवक्षेपित हो गया। तो लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट के नीले घोल को विस्थापित कर देता है, जिससे घोल का रंग हरा हो जाता है। फेरस सल्फेट बनेगा, तो फेरस सल्फेट, जब भी फेरस आ गया तो क्या बन जाएगा, हरा हो जाएगा। फेरस सल्फेट जहाँ भी आएगा वहाँ रंग कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा।
अगले पर चलते हैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया। देखिए Na2SO4 है और BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड है। अब किसकी जगह किसने ले ली? सोडियम की जगह, देखिए विस्थापन है ना, तो सोडियम की जगह किसने ले ली? सोडियम की जगह ले ली बेरियम ने और बेरियम की जगह ले ली सोडियम ने। अब बन गया BaSO4 और NaCl अलग हो गया। तो यहाँ से क्या है कि ये एक द्विविस्थापन है, यहाँ दोनों विस्थापन हुआ है, मतलब Na गया है किसके साथ? क्लोरीन के साथ, और बेरियम गया है SO4 के साथ। तो इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट है जिसमें बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। साथियों आगे चलते हैं, और आगे अम्ल क्षार लवण पर हम आ चुके हैं, एसिड बेस साल्ट पर। तो इस चैप्टर से जो रिएक्शन हमको मिलते हैं उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिएगा, ये पेपर में छपेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम HCl से क्रिया करा दिए, देखिए एक प्रबल क्षार और एक प्रबल अम्ल, अम्ल और क्षार जब भी मिलते हैं तो लवण बनता है, जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है और पानी अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अम्ल और क्षार आपस में मिल करके लवण या सॉल्ट बनाते हैं और जल बनाते हैं। यह क्रिया अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है, मतलब ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। तो NaOH और HCl, तो बड़े आसानी से हम कह सकते हैं Na चला गया Cl के साथ और H2O बनकर क्या बन गया? जल बन गया। अगले पर चलते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया इसलिए कहते हैं कि अम्ल क्षार मिलकर लवण बनाते हैं और लवण क्या होता है? उदासीन होता है। आगे चलिए, धातु की अम्ल से जब भी क्रिया कराएंगे, धातु की जब भी अम्ल से क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, धातु की आप जब भी किससे क्रिया कराएंगे? धातु की क्रिया जब भी आप अम्ल से कराएंगे तो क्या बनेगा? हमेशा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। देखिए Zn की क्रिया, जिंक एक धातु है और इसकी क्रिया हमने किससे करा दी? H2SO4 से करा दी, एक अम्ल से करा दी, तो क्या बना? जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस विस्थापित हुई। ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस फटफट की ध्वनि करती है, पॉप साउंड के साथ जलती है। आप सभी लोगों को पता होगा कि हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील गैस है, हल्की है लेकिन हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील गैस है। इसीलिए कभी भी ऑक्सीजन के साथ जब ऑक्सीजन सिलेंडर बनता है तो उसमें हीलियम इसीलिए मिश्रित की जाती है, या आप कह सकते हैं जो एरोप्लेन है उसके टायर में हीलियम इसीलिए डाली जाती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हल्की तो है लेकिन बहुत ज्वलनशील गैस है। तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन जलती है फटफट की ध्वनि के साथ, पॉप साउंड के साथ। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी धातु की अम्ल से क्रिया कराएंगे तो मेटल प्लस एसिड रिएक्शन जब भी कराएंगे तो हमेशा हाइड्रोजन गैस बनेगी। आगे चलते हैं, क्लोर अल्कली प्रक्रिया। NaCl की जब H2O से क्रिया कराएंगे, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर क्लोरीन तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर अल्कली अभिक्रिया। क्लोर अल्कली मतलब एक पर हाइड्रोजन और एक पर क्या होगा? क्लोरीन गैस मिलेगा। एक पर हाइड्रोजन मिलेगा और एक पर क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस मिलेगा। अगला है बेकिंग सोडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। ध्यान दीजिएगा, अमोनिया होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए और नमक होना चाहिए, और नमक का जलीय घोल होना चाहिए। मतलब नमक मतलब NaCl, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलकर क्या बनाएंगे? NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड नौसादर बनाएंगे और प्लस क्या बनाएंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। आगे चलते दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण। प्लास्टर ऑफ पेरिस छपने वाला क्वेश्चन है। अगले आगामी शिफ्ट में प्लास्टर ऑफ पेरिस से ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा। देखिएगा, CaSO4 + 2H2O, जिप्सम याद कर लीजिएगा, इसको पूछता है। CaSO4
और 2H2O कि जब हम गर्म करते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस या आप कहिए 373 डिग्री केल्विन पर जब हम गर्म करते हैं तो यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। तो देखिए ये जल के अणुओं को त्याग कर देगा, आधा त्याग कर देगा, आधा बचेगा। तो इसीलिए ये देखिए ये है POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 डॉट हाफ H2O, 1.5 H2O निकल जाएगा, 2 H2O था, 1.5 निकाल दीजिए, 1.5 निकाल दीजिए, आधा बचा वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये दोनों का फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, कुछ नहीं तो फार्मूला ही पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं, हम पहुंच चुके हैं धातु विज्ञान एवं रासायनिक प्रक्रियाएं, मेटलर्जी एंड कॉमर्शियल प्रोसेस पर। थर्मिट अभिक्रिया ध्यान दीजिएगा, फेरिक ऑक्साइड की किससे, एल्युमिनियम के साथ क्रिया कराने पर लोहा अलग हो जाएगा। ठीक है, लोहा अलग हो जाएगा और क्या मिलेगा, पिघली हुई अवस्था में लोहा प्राप्त होता है, जिसका उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलवे का क्वेश्चन तो ये ज़रूर पूछ सकता है कि किसका उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में किया जाता है। तो याद रखिएगा आयरन 3 इसे कहते हैं, आयरन 3 कहते हैं। ऑक्साइड की एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है, इसमें लोहा पिघली हुई धातु में प्राप्त होता है, जिसका उपयोग रेल की पटरियों में जोड़ने में किया जाता है। ऐसे रिएक्शन को थर्मिट रिएक्शन कहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वेल्डिंग कहते हैं। वेल्डिंग कहते हैं जोड़ना। तो क्या उसमें कुछ नहीं रहता है, फेरिक ऑक्साइड रहता है, जिसकी एल्युमिनियम के साथ क्रिया करा लेंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा, उष्मा बाहर निकलेगी, उष्मा होने की वजह से जो लोहा है वो पिघली हुई अवस्था में रहेगा। भर्जन करना, रोस्टिंग करना, आप सभी लोग रोस्टेड चिकन खाए होंगे या रोस्ट कुछ भी रोस्ट करके आप खाए होंगे, तो उसको गलाना नहीं है, उसको पिघलाना नहीं है, उसको केवल भुनना है। ठीक है, तो जिंक सल्फाइड ध्यान दीजिएगा, जिंक सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड अयस्क का भर्जन किया जाता है, सल्फाइड अयस्क का रोस्टिंग किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलना भर्जन कहलाता है। पूछ सकता है भर्जन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा सल्फाइड अयस्क को किस में उच्च ताप में गर्म करना है, भट्ठी में गर्म करना है, भट्ठी होती है तो तापीय भट्ठी में गर्म करना है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा ऑक्साइड अयस्क मिलेगा। देखिए जिंक सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक सल्फाइड कन्वर्ट हो गया जिंक ऑक्साइड में और SO2 गैस निकल गई, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। जिंक सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक ऑक्साइड में, और हमें क्या मिल गई, SO2 गैस निकल गई। तो यही प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। तो कभी पूछे कि रोस्टिंग ऑफ ओट्स क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा चेंज द सल्फाइड ओट्स इनटू ऑक्साइड ओट्स। अगला निस्तापन अभिक्रिया, मेटलर्जी वाली ये सारी अभिक्रियाएं हैं। अगली अभिक्रिया है निस्तापन अभिक्रिया, कैल्सिनेशन ऑफ ओर्स। तो याद रखिएगा कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड अयस्क में बदलना निस्तापन कहलाता है। तो सल्फाइड को ऑक्साइड में बदला तो भर्जन या रोस्टिंग कहलाएगा, और अगर कार्बोनेट को गर्म करके किस में बदल दिया, ऑक्साइड में बदल दिया, तो क्या कहलाएगा, कैल्सिनेशन कहलाएगा या निस्तापन अभिक्रिया कहलाएगा। रिएक्शन ये है, जिंक कार्बोनेट है और उसको हमने गर्म कर दिया तो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। आगे चलते हैं दोस्तों, कार्बनिक रसायन एवं एस्टर का निर्माण, पिछली वाली शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आया था तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एस्टरीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आ चुका है। तो याद रखिएगा CH3COOH जिसे हम सिरका कहते हैं, एथेनोइक एसिड, CH3COOH एथेनोइक एसिड या एसिटिक अम्ल, ठीक है, इसके साथ एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब आप कर देंगे तो CH3COO C2H5 यही एस्टर है, COO है, H है, COOH अगर है तो ये ओइक एसिड का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, ओइक एसिड का फार्मूला है। और COO अगर खाली है और इधर R है, इधर R है, इधर एल्किल समूह है, इधर एल्किल समूह है, तो ये एस्टर है। तो ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया, CH3COOH लिया, C2H5OH लिया और प्लस एसिड उत्प्रेरक ले लिया, तो क्या हुआ,
H2O अलग हो गया, बाकी इधर R आ गया। देखिए यहाँ से मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ये देखिए एक एल्किल समूह CH3 आ गया, मेथिल समूह, और ये आ गया एथिल समूह, और बीच में आ गया COO, ये बन गया एस्टर। मीठी गंध वाला पदार्थ होता है, एस्टर बनता है, जिसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? परफ्यूम बनाने के लिए करते हैं और स्वाद कारक के रूप में करते हैं। ध्यान दीजिएगा, परफ्यूम बनाने में किसका यूज होता है? एस्टर का यूज होता है। इससे क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन आगे आएगा। इससे भी साथियों क्वेश्चन आया, साबुनीकरण भी आया, साबुनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो याद रखिएगा CH3COO C2H5, यही एस्टर में NaOH मिला दीजिए तो CH3COO साबुन बनकर तैयार हो जाएगा और एथिल एल्कोहल अलग हो जाएगा। तो जो हमने एस्टर लिया उसकी अभिक्रिया हमने किससे करा दी? सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दी। एस्टर की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराने पर साबुन मिलता है, सोडियम लवण, और एल्कोहल बन जाता है। अगले पर चलते हैं साथियों, हाइड्रोजनीकरण, वनस्पति तेल से घी बनाना। सारे मैंने जितने रिएक्शन रखे हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्लस H2 निकिल या पैलेडियम कैटलिस्ट के उपस्थिति में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना देना। निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त तेलों से हाइड्रोजन जोड़ने पर वनस्पति घी बनता है। यह एक संकलन अभिक्रिया है, एडिशनल अभिक्रिया है। NTPC 2016, ग्रुप डी 2018 में आया। तो याद रखिएगा, अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त में हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, निकिल उत्प्रेरक होना चाहिए और उसे संतृप्त हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर दीजिए। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? संकलन अभिक्रिया कहलाती है। तो असंतृप्त है आपका वनस्पति तेल, उसी से घी बन गया, तो क्या हो गया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन संतृप्त हो गया। साथियों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र रखे हैं, इसे आप याद करके जाइएगा। बिना बुझा हुआ चूना या कली चूना CaO को कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा हुआ चूना हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस को कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। धावन सोडा, वाशिंग सोडा हम सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 जल के अणु, 10 जल के अणु वाला तो बहुत पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 जल के अणु मिला देंगे तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट आएगा। इसे हम कहते हैं धावन सोडा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी यहाँ पर है सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला विरंजक चूड़, विरंजक चूड़, ठीक है, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। CaOCl2 कैल्शियम, CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानते हैं। CaOCl2 विरंजक चूड़, ब्लीचिंग पाउडर, बहुत पूछा जाता है। साथियों आगे चलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, मैंने कहा प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 2H2O जिप्सम है। देखिए ठीक इसके नीचे जिप्सम लिख रखा है। तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट के साथ अगर 2 जल के अणु है तो वो जिप्सम है, और अगर आधे जल के अणु हैं तो क्या है? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। हेमीहाइड्रेट, और उसके बाद देखिए डाईहाइड्रेट। डाईहाइड्रेट है तो क्या है? जिप्सम। और सेमीहाइड्रेट है तो क्या है? हेमीहाइड्रेट है तो क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। हरा तोता अभी बताया मैंने, हरा तोता। फेरस है तो हरा है, फेरस सल्फेट के साथ फेरस है तो हरा है, फेरस है तो हरा है, फेरस सल्फेट इंटू 7H2O, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, और याद रखिएगा नीला तोता आ गया। देखिए कॉपर है तो नीला है, फेरस है तो हरा है, लोहा है तो हरा है, कॉपर है तो नीला है, ठीक है। तो याद रखिएगा कॉपर सल्फेट के साथ 5H2O, फेरस सल्फेट के साथ 7H2O, ठीक है। और लास्ट में कास्टिक सोडा है, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार NaOH के नाम से जानते हैं। साथियों आपके लिए ये वीडियो बनाया, बहुत मेहनत की है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, दूर सबके पास पहुंच जाए वीडियो। धन्यवाद।